नमस्कार दोस्तों। आज का सेशन हमारा काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है क्योंकि आज के सेशन में हम बीएड फर्स्ट ईयर का जो तीसरा पेपर है जो कि लैंग्वेज एंड सोशल साइंस है उसके संबंधित हम यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे। तो पहला हमारा जो कि सेकंड पेपर था उसको हमने यहाँ पे ख़त्म कर दिया है, कंटेम्प्रेरी एजुकेशन इन कंटेम्प्रेरी इंडिया, समकालीन भारत में शिक्षा। तो लैंग्वेज एंड सोशल साइंस है, इसको समझने का प्रयास करेंगे। हमारा पहला यूनिट होगा। तो लैंग्वेज एंड साइंस के अंतर्गत पहला जो टॉपिक है हमारा वो है भाषा, यानी लैंग्वेज को हम समझने का प्रयास करेंगे। व्हाट इज़ लैंग्वेज? तो लैंग्वेज जो है बेसिकली वो एक मीडियम है। हमारे जो विचार होते हैं, फिर जो आदर्श होते हैं, जो हमारे थॉट्स होते हैं, जो हमारी आइडियलिज्म होती हैं, वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफ़र करने के लिए। तो भाषा के माध्यम से मनुष्य अपने भावों और विचारों को एक दूसरे पर प्रकट करता है। मतलब कि ये भाषा क्या है? एक माध्यम है। अपने भावों मतलब जो हमारे भाव हैं, जो फीलिंग्स हैं, जो थॉट्स हैं, जो विचार हैं, उनको एक से दूसरे व्यक्ति तक स्थानांतरित करने के लिए एक माध्यम का कार्य करता है भाषा। पहली बात, ठीक है। तो हमने क्या देखा? हमने देखा कि भाषा के माध्यम से मनुष्य अपने भावों और विचारों को एक दूसरे पर प्रकट करता है। वही कुछ विचारक के देखा जाए तो विंटेज के अनुसार क्या कहा गया है कि भाषा एक प्रकार का चिन्ह है। चिन्ह से आशय उस प्रतीकों से है जिनके द्वारा मानव अपने विचार को दूसरों पर प्रकट करता है। ये प्रतीक कई प्रकार के होते हैं, जैसे नेत्राग्रह, सूत्राग्रह, श्रोताग्रह और स्पर्शाग्रह। उसको समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, विंटेज के अनुसार इन्होंने कहा कि भाषा एक प्रकार का चिन्ह है। भाषा क्या है? एक प्रकार का चिन्ह है। चिन्ह से आशय उन प्रतीकों से है जिनके द्वारा मानव अपने विचार दूसरे पर प्रकट करता है। इनके कहने का अर्थ क्या था कि भाषा एक चिन्ह है, और चिन्ह का अर्थ यहाँ पे क्या है कि जब मानव अपने विचार को दूसरे भाव पर दूसरे पर प्रकट करता है तो उसे क्या कहते हैं? चिन्ह या प्रतीक। तो ये प्रतीक कई प्रकार के होते हैं। नेत्र के द्वारा, श्रोताग्रह या फिर स्पर्शाग्रह। नेत्राग्रह मतलब आँखों के द्वारा आप किसी से भावों को अगर हम बता देते हैं, ठीक है। या फिर श्रोताग्रह यानी जो सुनने वाला है उसको हम अगर अपने भावों को बताते हैं, ठीक है। स्पर्शाग्रह भी इसी तरीके से होता है। वस्तुतः भाषा, स्पर्श करके बता दिया जाए अपनी फीलिंग्स को, अपने थॉट्स को। वस्तुतः भाषा की दृष्टि से श्रोताग्रह प्रतीक ही सर्वश्रेष्ठ है। अब यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिएगा कि भाषा जो है, हमने पहले देखा कि मीडियम है, ठीक है। विंटेज के अनुसार हमने देखा कि विंटेज ने कहा कि ये एक चिन्ह है, और चिन्ह का आशय उन्होंने क्या बताया कि चिन्ह का आशय उन प्रतीकों से है जिनके द्वारा मानव अपने विचार दूसरों पर प्रकट करता है। और ये प्रतीक कई प्रकार के होते हैं, जैसे नेत्राग्रह मतलब आँखों से आग्रह करना या फिर अपने आँखों से भावनाओं को व्यक्त करना दूसरे व्यक्ति पर, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आप एक क्लास में बैठे हैं और आप दूसरे व्यक्ति को अपनी भावना या फिर विचार बताना चाहते हैं, ठीक है। तो आप आँखों के माध्यम से बता देंगे, या फिर अगर आप गुस्से में हैं तो आप उस तरीके से फेस बताएंगे, या फिर चेहरा आपका उस तरीके से बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा? आपकी आँखों में जो है बड़ी बड़ी आंखें हो जाती है, तो वो जो नेत्रों से आग्रह होता है वो सामने वाला व्यक्ति समझ जाता है। श्रोताग्रह क्या होता है? श्रोताग्रह के माध्यम से आप जैसे अपने भाषा के माध्यम से, जैसे आप एक कवि हैं तो आप अपने विचारों को जब सामने वाले के ऊपर रखेंगे तो वो क्या करेगा? आपको समझने का प्रयास करेंगे। स्पर्शाग्रह मतलब किसी को स्पर्श करके वो चीज़ें बता देना। तो इस तरीके से आप यहाँ पर समझने का प्रयास कर सकते हैं। तो वस्तुतः भाषा की दृष्टि से श्रोताग्रह प्रतीक ही सर्वश्रेष्ठ है, यानी भाषा की अगर दृष्टि से देखा जाए तो भाषा के माध्यम से जो होता है वो श्रोताग्रह यहाँ पे प्रतीक सर्वश्रेष्ठ है। भाषा मानव जाति से ही संबंधित है। पशु पक्षी भी किसी न किसी प्रकार से अपने भाव अन्य पशु पक्षियों तक पहुंचा सकते हैं, पर वह भाषा नहीं है। देखिए, समझने का प्रयास कीजिएगा कि पशु पक्षी भी किसी न किसी रूप में वो बातें करते हैं, ठीक, अपने विचारों का आदान प्रदान कहते हैं, लेकिन उन्हें हम भाषा नहीं कहेंगे, ठीक है। वो एक तरीके से कह सकते हैं कि एक उनकी एंसेंट होती है, समझने का तरीका होता है, वो अपने तरीके से बात करते हैं, लेकिन उसे हम भाषा नहीं कह सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से भाषा समाज के विशेष सदस्यों के बीच काम करती है। एक भाषा का अपना एक निश्चित समाज होता है और उस समाज के बाहर उस भाषा का कोई अर्थ नहीं होता है। भिन्न समाज के व्यक्तियों के बीच वे ध्वनियाँ निरर्थक ही होती हैं। भाषा में प्रयुक्त होने वाले प्रतीक परंपरागत। देखिए, समझने का प्रयास कीजिएगा। पहली बात उन्होंने क्या बताया कि इस प्रकार से जो भाषा होता है, भाषा समाज के विशेष सदस्यों के बीच काम करती है। मतलब मान लीजिए कि कई समाज है तो उसमें समाज में एक समाज हो गया, तो समाज में उस समाज में निवास करने वाले व्यक्ति एक विशेष भाषा बोलेंगे जो कि उनके बोलचाल की भाषा होगी, उनकी मातृभाषा होगी। तो एक निश्चित समाज, जैसे मान लीजिए कर्नाटक, ठीक है, या फिर मान लीजिए तमिलनाडु, या फिर मान लीजिए उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो जैसे जब आप दक्षिण भारत में जाएंगे तो जैसे तमिलनाडु का मान लीजिए कन्नड़ बोली जाती है,
तो वो सिर्फ एक ही क्षेत्र में बोली जाएगी। अगर आप उस भाषा का महाराष्ट्र में कन्नड़ बोलेंगे तो वहाँ के व्यक्ति वो समझने में असमर्थ होंगे, ठीक है। या फिर महाराष्ट्र में व्यक्ति मराठी बोलता है, अगर वो मराठी वाला व्यक्ति बंगाल में जाएगा तो नहीं समझ सकते, ठीक है। तो इसी तरीके से कहा गया कि जो भाषा है वो किसी विशेष क्षेत्र के द्वारा विशेष व्यक्तियों के द्वारा बोली जाती है, विशेष क्षेत्र में रहने वाले विशेष व्यक्तियों के द्वारा बोली जाती है, पहली चीज़, ठीक है। तो एक भाषा का अपना एक निश्चित समाज होता है और उस समाज के बाहर उस भाषा का कोई अर्थ नहीं होता, इसका अर्थ यही है। और भिन्न समाज के व्यक्तियों के बीच वे ध्वनियाँ निरर्थक ही होती है। भाषा में प्रयुक्त होने वाले प्रतीक परंपरागत होते हैं और कोई भी समाज किसी विशेष वस्तु व भाव के लिए जिस प्रतीक का प्रयोग कर रहा है वह प्रतीक उसे परंपरा से मिला है। मान लीजिए कि जैसे हम क्या कहते हैं अपनी भाषा में, कहते हैं कि इधर आइए, हम अपनी भाषा में, ठीक है। अब मराठी में क्या कहेंगे, इकड़े आओ, इकड़े आओ मतलब इधर आओ। अब वो शब्द जो है परंपरागत रूप से भाषाएं चली आ रही हैं तो फॉलो भी हम करते जा रहे हैं। जैसे हम अपनी भाषा में बोलते हैं लोटा, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं तुमने खाना खाया, हम अपनी भाषा में बोलते हैं। मराठी में क्या बोलेंगे, तुझा जेवलास। अब हमने खाना को खाना के रूप में, जो अनाज है हमने खाना के रूप में प्रदर्शित किया, तो अब हम जो है उत्तर भारत के लोग जो है वो खाना बोलते हैं, मतलब खाना मतलब अनाज जिससे हमारा पेट भरता है। लेकिन उसी भाषा को उसी अर्थ का जो कि वही सेम ही अर्थ होता है, लेकिन उस भाषा का अलग रूप से प्रयोग किया गया मराठी में जेवलास रूप में, ठीक है। तुझा जेवलास मतलब तुमने खाना खाया। उसी तरीके से ये क्या होता है कि परंपरावादी भाषा होती है, जैसे कि हमारे जो पुरखे कहे जाते हैं। जैसे अवधी, मान लीजिए कि अवधी एक भाषा है या फिर एक भोजपुरी भाषा हो गई, तो जिस तरीके से पहले बोली जा रही थी उसी तरीके से उसमें कुछ संशोधन करके अभी भी वही भाषा बोली जा रही है। तो वही कहने का अर्थ क्या है कि कोई भी समाज किसी विशेष वस्तु व भाव के लिए जिस प्रतीक का प्रयोग कर रहा है वह प्रतीक उसे परंपरा से मिला है। मनुष्य तो भाषा को परंपरा से प्राप्त करता है, वह भी लगभग उसी अर्थ में प्रतीकों का प्रयोग करता है जिस अर्थ में उसके भाषाई पूर्वज करते थे, ठीक है। यानी जिस हिसाब से आपके पूर्वज वो भाषा का प्रयोग करते थे उसी हिसाब से वो व्यक्ति भी करता है। अब आइए देखिए, एक हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया है। टॉपिक क्या था, भाषा का अर्थ क्या है, भाषा क्या होती है, ठीक है। तो हमने भाषा का अर्थ समझने का प्रयास किया है, माफ कीजिएगा, भाषा की जो है परिभाषा समझने का प्रयास किया है। अब भाषा के अर्थ को समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो भाषा का अर्थ यहाँ पे समझना प्रयास करेंगे और साथ ही साथ में ये क्वेश्चन डेफिनेटली आपके एग्ज़ाम में पूछा जाना है, ठीक है। संभावना नहीं है बल्कि पूछा जाना है। तो देखिए भाषा क्या होती है। अब देखिए भाषा क्या है कि भाषा का अर्थ क्या होता है कि अपने विचारों को दूसरे को समझाने और दूसरों की बातों को समझने का माध्यम भाषा है। अर्थात विचारों की अभिव्यक्ति और समझाने का माध्यम ही भाषा कहलाती है। भाषा के विकास में निम्न 3 शक्तियाँ आधार हैं। पहला है बुद्धि, विचार और तीसरा है चिंतन शक्ति। हमने क्या देखा कि अर्थ के अंतर्गत कि अपने विचारों को दूसरों को समझाने और दूसरों की बातों को समझने का माध्यम भाषा है। अर्थात विचारों की अभिव्यक्ति और समझाने का माध्यम ही भाषा कहलाती है। अब भाषा के विकास में निम्न 3 शक्तियाँ कौन कौन सी है, बुद्धि, विचार और चिंतन। देखिए भाषा संस्कृत शब्द भास धातु से बना है, पहली चीज़ आपको नोट डाउन कर लेना है, जिसका अर्थ क्या है, व्यक्त, वाक, वक्त्याय, वाची, अर्थात प्रकट की गई या उच्चारित की गई वाणी, ठीक है। तो भाषा, पहली बात तो क्या है, भाषा संस्कृत शब्द भास धातु से बना है, जिसका अर्थ क्या है, व्यक्त करना या फिर वाक मतलब बात करना, वक्ताय या फिर वाची अर्थात बोलना। इन तीनों का अर्थ क्या होता है, प्रकट की गई अर्थात उच्चारित की गई वाणी है। अब अंग्रेजी में क्या होता है कि अंग्रेजी में भाषा के लिए लैंग्वेज LANGUAGE वर्ड का प्रयोग किया जाता है, जिसका संबंध लैटिन भाषा के लिंग्वा से है। इस प्रकार लैंग्वेज शब्द भी मानवीय बोली का ही वाचक लोक व्यवहार में भाषा शब्द का प्रयोग बड़े व्यापक रूप से होता है। समझने का प्रयास कीजिएगा। पहली चीज़ हमने समझने का प्रयास किया कि भाषा संस्कृत शब्द के भास धातु से बना है, जिसका अर्थ है व्यक्त, वाक, वक्ताय, वाची अर्थात प्रकट की गई या उच्चारित की गई वाणी, ठीक है। भाषा का क्या अर्थ है, प्रकट की गई या उच्चारित की गई वाणी। दूसरा हमने क्या देखा कि अंग्रेजी में जो है भाषा के लिए लैंग्वेज वर्ड यूज होता है। अब लैंग्वेज क्या है, लैंग्वेज जो है वो लैटिन भाषा के लिंग्वा से लिया गया है, ठीक है। और लिंग्वा जिसका क्या होता है कि मानवीय बोली, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, मानवीय बोली। तो मानवीय बोली का ही वाचक है, ठीक है। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। 2 चीज़ें हमने संस्कृत में जो है भाषा है, जिसका अर्थ क्या है, जिसका अर्थ हमने देखा उच्चारित की गई या फिर प्रकट की गई। दूसरा हमने देखा लैंग्वेज जो है अंग्रेजी में शब्द में इस्तेमाल होता है, अंग्रेजी जो है
लैंग्वेज जो शब्द है वो लैटिन भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ है लिंग्वा अर्थात मानवीय बोली। ठीक है, इस तरीके से आप समझने का प्रयास कर सकते हैं। अब लोक व्यवहार में भाषा शब्द का प्रयोग बड़े व्यापक रूप से होता है। सामान्यतः मनुष्य द्वारा प्रयुक्त की जाने वाली सभी सभ्य और असभ्य बोलियों को, प्रांतीय एवं स्थानीय बोलियों को, शुद्ध परिनिष्ठ भाषा को एक राष्ट्र की भाषा भी कहा जाता है। ठीक है, यानी एक तरीके से कहा जाए यहाँ पे क्या समझेगा ने क्या प्रयास किया गया है कि लोक व्यवहार में भाषा शब्द का प्रयोग बड़े व्यापक रूप में होता है। सामान्यतः मनुष्य द्वारा प्रयुक्त की जाने वाली सभी सभ्य और असभ्य बोलियों को, प्रांतीय और स्थानीय बोलियों को, शुद्ध परिनिष्ठ भाषा को एक राष्ट्र की भाषा कहा जाता है। अब देखिए समझने का प्रयास कीजिएगा कि हमने क्या देखा कि पहले अंतर्गत हमने देखा कि जो है एक माध्यम है अपने विचारों का, और इसके विकास, भाषा के विकास में 3 शक्तियाँ जो कि सहायक होती है, बुद्धि, विचार और चिंतन शक्ति। ठीक है, इन्हीं के द्वारा हम यहाँ पे भाषा को समझ सकते हैं। ठीक है, ग्रहण कर सकते हैं। दूसरा चीज़ हमने देखा कि भाषा संस्कृत के भाष धातु से निकला, जिसका अर्थ है व्यक्त करना अर्थात प्रकट की गई या फिर उच्चारित की गई। दूसरा हमने देखा कि अंग्रेजी के लैंग्वेज वर्ड से निकला है। अंग्रेजी में जो है लैंग्वेज वर्ड यूज़ किया जाता है, जिसका लैटिन भाषा में लिंग्वा कहा जाता है अर्थात मानवीय बोली। इस तरीके से हमने समझने का प्रयास किया। अब लास्ट में अगर आप यहाँ पर लिखना चाहे तो लिख भी सकते हैं। क्या आप लिख सकते हैं? अगर लिखना चाहे तो यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि भाषा के फलस्वरूप ही मनुष्य विचार, चिंतन, तप आदि कर सकता है, और भाषा विचार विनिमय का साधन है। यह भाव, विचार, अनुभव आदि को व्यक्त करने का सांकेतिक साधन है, और भाषा मनुष्य के लिए ही नहीं अपितु पशु पक्षियों के लिए भी आवश्यक है। कहा जाता है कि खग ही जाने खग की भाषा। क्या है कि खग ही जाने खग की भाषा, खग की भाषा अर्थात पक्षी जो है पक्षी ही पक्षी की भाषा समझ सकता है, ना कि कोई दूसरा। इस तरीके से आप यहाँ पे कोटेशन में इसको भी डिनोट कर सकते हैं। आई होप कि आपके लिए मोर देन इनफ होगा। अगला पॉइंट है जो कि हम विचारों को यहाँ पर समझने का प्रयास कर लेते हैं। सुमित्रा नंदन पंत के अनुसार क्या है, तो भाषा संसार का नादम्य चित्र है, ध्वनिमय है। यह विश्व की हृदय तंत्र की झनकार है, जिसकी स्वर में अभिव्यक्ति होती है। तो आप कोटेशन कुछ यहाँ पे इजीली जो है उनको याद कर लीजिएगा कि भाषा क्या है, संसार का नादम्य चित्र है, ध्वनिमय है। यह विश्व की हृदय तंत्र की झनकार है, जिसकी स्वर में अभिव्यक्ति होती है। वहीं महर्षि पतंजलि के अनुसार जो वाणी से व्यक्त होती है उसे भाषा कहते हैं। सबसे ईजीएस्ट है पतंजलि के अनुसार, जो वाणी से व्यक्त होती है उसे क्या कहते हैं, भाषा। यानी जो हम बोलते हैं जो वाणी से व्यक्त होती है उसे भाषा कहते हैं। वहीं कामता प्रसाद जो है गुरु के अनुसार अगर देखा जाए तो कामता प्रसाद के अनुसार भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों पर भली भांति प्रकट कर सकता है और दूसरों के विचार स्वयं समझ सकता है। तो कामता प्रसाद के अनुसार क्या कहा गया है कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों पर भली भांति प्रकट कर सकता है और दूसरों के विचार स्वयं समझ सकता है। तो ये 2 ईजीएस्ट हैं जो कि महर्षि पतंजलि की जो वाणी से व्यक्त होती है उसे भाषा कहते हैं, और कामता प्रसाद भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों पर भली भांति प्रकट कर सकता है और दूसरों के विचार स्वयं समझ सकता है। ठीक है, वहीं उदय नारायण तिवारी के अनुसार देखा जाए तो भाषा मनुष्य के प्रतीकात्मक कार्यों का प्राथमिक एवं बहुविस्तृत रूप भी है। ठीक है, अब अगला जो हमारा पॉइंट है कि भाषा की प्रकृति एवं विशेषता। इसी के साथ आप अगर कुछ ऐड करना चाहे तो इसमें ये भी लिख सकते हैं कि सुमित्रा नंदन पंत के अनुसार लिख सकते हैं कि भाषा संसार का, जो कि हमने अभी देख ही लिया। और इसके साथ ही आप श्याम सुंदर दास के शब्दों में लिख सकते हैं जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, श्याम सुंदर दास। ठीक है, श्याम सुंदर दास जी के द्वारा लिख सकते हैं। आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि भाषा जो है वो ध्वनि संकेतों का व्यवहार है। भाषा क्या है, ध्वनि संकेतों का क्या है, व्यवहार है। ध्वनि संकेतों का व्यवहार, इस तरीके से आप यहाँ पे लिख सकते हैं। किसके अनुसार, श्याम सुंदर दास के द्वारा, कि भाषा ध्वनि संकेतों का व्यवहार है। वही रामचंद्र वर्मा के अनुसार आप लिख सकते हैं कि मुख से उच्चारित होने वाले शब्दों और वाक्यों का समूह जिसके द्वारा मन की बातें बताई जाती हैं भाषा कहलाती है। क्या, रामचंद्र वर्मा ने कहा कि मुख से उच्चारित होने वाले शब्दों और वाक्यों का समूह जिसके द्वारा मन की बातें बताई जाती हैं भाषा कहलाती है। तो ये हमारा यही सेशन यहीं तक रहेगा। ठीक है, अगला सेशन हम जल्दी लाएंगे और अगला सेशन हमारा रहेगा भाषा की प्रकृति एवं विशेषताएं को समझने का प्रयास करेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। ठीक है, जल्दी हमारा अगला सेशन आएगा। थैंक यू सो मच, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग एंड कीप स्टे विद अस। थैंक यू सो मच।